वेलकम टू ज्ञानमैटिक्स। दिस इज सुमेधा सिंह और आज की जो वीडियो है इसमें हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑन इंडियन पॉलिटी जो कि सीडीएस में पूछे जा चुके हैं। और देखिए हमने इन क्वेश्चंस को इस तरीके से कंपाइल किया है ताकि आपकी मैक्सिमम रिवीजन हो सके, मैक्सिमम सिलेबस आप कवर कर सकें पॉलिटी का। और विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन। तो देखिए अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं करा है सब्सक्राइब करिए। और हमारा चैनल है ज्ञानमैटिक्स पे, वहाँ पे आपको इन वीडियोस की फ्री पीडीएफ अवेलेबल होगी। तो ज्वाइन दैट चैनल एंड लेट्स बिगिन। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज inquires and decides in cases of doubts and disputes arising out of election of the president and vice president of India। तो देखिए लैंग्वेज से घबराइएगा नहीं, ठीक है। सिंपल सी चीज़ इसने पूछी है, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के जो इलेक्शंस होते हैं उसमें डाउट्स एंड डिस्प्यूट्स जो आएंगे उसमें कौन डिसाइड करेगा उस पर। तो गलती से भी इलेक्शन कमीशन मत करिएगा। इसमें प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के जो डिस्प्यूट्स हैं उसको सेटल करती है या डिसाइड करती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। ऑलराइट। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स एज इंश्राइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिलोंग ओनली टू द सिटीजन्स। तो देखिए इसमें आप याद रखिए कि ऐसे कौन से राइट्स हैं जो फॉरेनर्स को भी अवेलेबल हैं, ठीक है, सिटीजन्स और फॉरेनर्स को भी। तो ऑटोमेटिकली एक साइड के याद रख लेंगे तो दूसरी साइड के आपको याद हो ही जाएंगे। तो देखते हैं कौन से राइट्स हैं जो कि फॉरेनर्स को अवेलेबल हैं और सिटीजन्स को भी हैं। वो हैं आर्टिकल 14 इक्वालिटी, रूल ऑफ लॉ, ठीक है। और उसके बाद डायरेक्ट आता है आपका आर्टिकल 20 और 20 से लेके फिर 27, ठीक है। ये आर्टिकल्स हैं जो फंडामेंटल राइट्स हैं जो फॉरेनर्स को भी अवेलेबल हैं सिटीजन्स के साथ साथ। अब ये कह रहे हैं कि कौन से राइट्स हैं ऐसे जो कि सिर्फ सिटीजन्स के पास हैं। तो वो है आपका आर्टिकल 19, प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, ठीक है। फिर आपका आर्टिकल 15, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, जेंडर एंड कास्ट। तो अगला है आपका आर्टिकल 16, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन गेनिंग एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। तो आर्टिकल 19, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 ऐसे राइट्स हैं जो कि आपके सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को हैं। ऐसे कौन से राइट्स हैं? 15, 16, ठीक है, ऐसे याद रख लीजिए आप। 15 भी है, 16 भी है और 19 भी है, ठीक है। 17 और 18 का मेंशन नहीं करा गया है तो आप उसमें वैसे वो बड़े मतलब कुछ नहीं है उसमें। आर्टिकल 17 और 18 में आपका आता है कि जो आप टाइटल्स हैं उनकी एबॉलिशन आती है उसमें। फिर आर्टिकल 17 में आपकी आती है अनटचेबिलिटी एंड ऑफेंसेस। तो ये चीज़ें हैं उसमें, बट उसका एज सच कोई मेंशन नहीं करा है कि वो सिटीजन्स को हैं या वो फॉरेनर्स को भी हैं। बट आप इतना याद रख लीजिए कि ये वाले जो राइट्स हैं आर्टिकल 15, 16 एंड 19 सिर्फ और सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को प्रोवाइडेड हैं, ठीक है। तो आपका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1, 3 एंड 4। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सिटीजन ऑफ इंडिया विल लूज हिज और हर सिटीजनशिप इफ ही और शी। सिटीजनशिप कैसे लूज कर सकते हैं? या तो वो खुद अपनी इंडियन सिटीजनशिप छोड़ दें, रिनाउंस कर दें, या फिर वॉलंटरीली किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ले लें। अब इससे क्या होगा, इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप है, डुअल नहीं है। क्या है? सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है। अब यूएसए वगैरह में देखिए तो डुअल सिटीजनशिप होती है। उनको क्या होती है कि उनकी स्टेट की एक अपनी सिटीजनशिप है, अलग अलग स्टेट्स हैं यूएसए में, तो हर स्टेट की अपनी सिटीजनशिप है और एक यूएसए की भी एक अलग सिटीजनशिप है, डुअल सिटीजनशिप, ठीक है। इंडिया में ऐसा नहीं है, सिंगल सिटीजनशिप है। आप किसी और कंट्री की अगर सिटीजनशिप ले लेते हैं तो आप इंडिया की सिटीजनशिप जो है ऑटोमेटिकली लूज कर देते हैं, ठीक है। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा 1 एंड 2, ठीक है। अब मैरी इज अ सिटीजन ऑफ अनदर कंट्री, क्रिटिसाइजेस गवर्नमेंट, ये तो बहुत आर्बिट्ररी से ऑप्शंस हैं, ये नहीं है आंसर 1 एंड 2। तो आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, ओके। Now the next question is, which one of the following statements is not correct with respect to protection of individuals being tried for offences। अब देखिए दो आर्टिकल्स मैं आपको इसमें बताऊंगी, एक आर्टिकल 20 है और एक है आर्टिकल 22, ठीक है। आर्टिकल 20 है और आर्टिकल 22। अब आर्टिकल 20 में आपकी दो चीज़ें आती हैं, एक आती है सेल्फ इंक्रिमिनेशन और एक आती है डबल जियोपार्डी, ठीक है। ये दो चीज़ें मैं लिख नहीं पा रही, आप याद करिए इसको ढंग से। आई होप यू आर लिसनिंग, ठीक है। ये आर्टिकल 20 में आती है। आर्टिकल 22 में आती है आपकी प्रिवेंटिव प्यूनिटिव डिटेंशन, फर्स्ट पार्ट। आर्टिकल 22 का फर्स्ट पार्ट डील करता है प्यूनिटिव डिटेंशन से और जो सेकंड पार्ट है वो डील करता है प्रिवेंटिव डिटेंशन से, ठीक है।
तो सेल्फ इंक्रिमिनेशन क्या है? अब देखिए, मैं खुद अपने अगेंस्ट विटनेस नहीं हो सकती, कोई भी अक्यूज जो है अपने अगेंस्ट विटनेस नहीं हो सकता, ठीक है। डबल जियोपार्डी क्या है? डबल जियोपार्डी कहती है कि आप किसी इंसान को 2 बार सेम क्राइम के लिए पनिश नहीं कर सकते। कि मान लीजिए आज कोई क्राइम था, उसकी ये डिग्री ऑफ पनिशमेंट थी, तो उसको वो डिग्री ऑफ पनिशमेंट दे दी, कल को जाके अगर डिग्री ऑफ पनिशमेंट और बढ़ गई तो उसको और ज़्यादा पनिशमेंट कल को भी दे दी, तो वो डबल जियोपार्डी नहीं है, ठीक है। तो ये आते आर्टिकल 20 में डायरेक्ट क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा है 1-2 साल पहले, ये याद रखिएगा। डबल जियोपार्डी जो है आर्टिकल 20 में आती है। और प्यूनिटिव और प्रिवेंटिव डिटेंशन आपने अभी न्यूज़ में भी सुना होगा, बहुत जेएनयू से रिलेटेड बहुत ही सारी इसमें ऑलमोस्ट साथ साइड बाय साइड ही यूज़ होते हैं ये दो वर्ड्स। तो देखिए आर्टिकल 22 में प्यूनिटिव और प्रिवेंटिव डिटेंशन आती हैं। तो ये जो है भारतीय संविधान के आर्टिकल 22 में आता है, ठीक है। अब ज़रा ऑप्शंस को देख लेते हैं। पहले ऑप्शन बी पढ़ते हैं। द अक्यूज्ड मस्ट हैव वायलेटेड एन एग्जिस्टिंग लॉ, ठीक है। तभी मिलेगी अगर एग्जिस्टिंग लॉ, ऐसा नहीं है कि पुराने लॉ के टाइम पे दे देंगे, है ना। जो अभी उस पर्टिकुलर टाइम पे लॉ है उसके अकॉर्डिंग ही पनिशमेंट मिलेगी। द अक्यूज्ड कैन नॉट बी ट्राइड एंड पनिश्ड फॉर द सेम ऑफेंस अगेन। डबल जियोपार्डी की बात अभी जस्ट हमने करी, सही है ये भी। द क्वांटम ऑफ पनिशमेंट मस्ट बी प्रोवाइडेड इन लॉ एज इट एग्जिस्टेड ऑन द डेट ऑफ कमीशन। तो ये सेम ही है, अलग अलग लैंग्वेज बदल के। तो देखिए आपका जो ऑप्शन ए है वो गलत है, और इसने पूछा है नॉट करेक्ट। भी गलत कैसे है? मान लीजिए मैं कोई भी पुलिस को अगर अपनी कन्फेशन देता है अपने ही अगेंस्ट, तो उसको एविडेंस नहीं ट्रीट किया जाता है, ठीक है। तो वैसे भी अगर आप 3 ऑप्शंस देखें यहाँ पे तो तीनों सही हैं, तो फिर एक को तो गलत होना ही है, तो ये गलत है। एंड ऑलवेज ढंग से पढ़िएगा, क्वेश्चन नॉट करेक्ट पूछा है, ठीक है। तो योर आंसर विल बी ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? द सुप्रीम कोर्ट हैज ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव jurisdiction in intergovernmental disputes. Option B, the Supreme Court has advisory jurisdiction on a question of law or fact which may be referred to it by the President of India. The Supreme Court has the power to review its own judgment or order. The Supreme Court has the exclusive power to issue writs to protect the fundamental rights of the people. अब देखिए इसमें से आपको एक गलत बताना है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल एंड ओरिजिनल एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन, एक्सक्लूसिव का मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ उसके पास, ठीक है। तो एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन इंटर गवर्नमेंटल डिस्प्यूट्स, सही आंसर है ये, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कि इंटर स्टेट डिस्प्यूट्स होंगे या सेंटर स्टेट डिस्प्यूट्स होंगे, तो उनको जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट के पास है। बट इसमें याद रखिएगा, अगर आपसे पूछते हैं कि इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट में सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है या नहीं, तो याद रखिए सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन नहीं है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट में, ठीक है। वाटर डिस्प्यूट, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट के लिए ट्रिब्यूनल्स बनती हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की इसमें जुरिस्डिक्शन नहीं है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको ऑप्शन ए जो है वो सही हो गया, क्योंकि ओरिजिनल भी है और एक्सक्लूसिव भी है विद द एक्सेप्शन ऑफ इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स, ठीक है। सेकंड है, सुप्रीम कोर्ट हैज़ एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑन अ क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट। तो देखिए हाँ, प्रेसिडेंट रेफर कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट को, और वो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन जो है रखते हैं उसमें, ठीक है। प्रेसिडेंट के हाथ में है कि उनको उन्हें एक्सेप्ट करना है नहीं करना है, बट ये एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन होती है। ऑप्शन सी देखिए, बी सही है, ए भी सही है। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ द पावर टू रिव्यू इट्स ओन जजमेंट, बहुत बार करी है। अब केशव नंदा भारती केस में उन्होंने अपनी जुरिस्डिक्शन अपनी ही जजमेंट उन्होंने रिव्यू करी है ना, बहुत बार करी है इन्होंने, मेनका गांधी केस में करी है, तो ये तो सही है ऑब्वियसली। अगला क्वेश्चन है, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ द एक्सक्लूसिव पावर टू इशू रिट्स टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द पीपल। तो देखिए ये गलत है, ठीक है। गलत क्यों है? क्योंकि अगर यहाँ पे एक्सक्लूसिव वर्ड नहीं यूज़ होता तो ये सही था। एक्सक्लूसिव वर्ड यूज़ करके ये ऑप्शन गलत हो गया। एक्सक्लूसिव मतलब क्या सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है? तो नहीं, ये रिट जुरिस्डिक्शन स्टेट हाई कोर्ट्स के पास भी है। सुप्रीम कोर्ट के पास है आर्टिकल 32 में, और जो आपके स्टेट हाई कोर्ट्स हैं उनके पास है ये पावर आर्टिकल 226 में। तो देखिए एक चीज़ याद रख लीजिए, रिट जुरिस्डिक्शन जो है हाई कोर्ट्स की सुप्रीम कोर्ट से वाइडर होती है,
जी हाँ, हाई कोर्ट्स की रिट जुरिस्डिक्शन इज वाइडर देन द रिट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट्स, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो है सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स एक्सरसाइज करवाने के लिए ही रिट जुरिस्डिक्शन का यूज़ कर सकता है, और किसी चीज़ के लिए नहीं कर सकता, सिविल डिस्प्यूट्स के लिए और किसी भी डिस्प्यूट के लिए। जबकि हाई कोर्ट जो है बाकी डिस्प्यूट्स के लिए भी, कोई लीगल राइट भी वायलेट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, उसमें भी रिट जुरिस्डिक्शन यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे था एक्सक्लूसिव, तो एक्सक्लूसिव पावर नहीं है, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग रिट जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट के पास भी है, सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी गलत है, और इन्होंने गलत ही पूछा है, तो ऑप्शन डी विल बी योर आंसर। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन है, आफ्टर द जनरल इलेक्शंस द प्रोटेम स्पीकर इज, तो कौन है प्रोटेम स्पीकर? अब प्रोटेम स्पीकर क्या है? देखिए, जब नई असेंबली बैठती है, नई लेजिस्लेचर, नया लोकसभा मान लीजिए बैठता है, तो उसमें ओथ एंड एफर्मेशन दिलाने के लिए एक स्पीकर की ज़रूरत होती है, बट क्योंकि नई नई बैठी है तो स्पीकर कोई इलेक्ट नहीं हुआ होता, तो इस केस में यूजुअली बाय कन्वेंशन प्रोटेम स्पीकर वो होता है जो सीनियर मोस्ट मेंबर हो हाउस का। ठीक है, और उसको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो देखिए, यहाँ पे सही आंसर मैं बताती हूँ, अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा। देखिए, ऑप्शन डी भी गलत नहीं है, बट क्योंकि इन्होंने कहा है कि, मतलब इन्होंने पूछा नहीं है बाय कन्वेंशन है या क्या है, तो देखिए रूल तो ये है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये अपॉइंट करते हैं, बाय कन्वेंशन सीनियर मोस्ट लोकसभा मेंबर हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शंस में थोड़ी सी, मतलब आप देख लीजिए, आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकते हैं ये। तो बाय कन्वेंशन तो ये चीज़ सही है, बट ऐसा कहीं लिखा नहीं हुआ है। ठीक है, बट ये चीज़ तो लिखी हुई, मतलब ये तो है, दिस इज ट्रू that your pro tem speaker is appointed by the president of India. You getting me? You getting the difference between option B and D? This is by convention. All right, this has not been mentioned. This has not been mentioned anywhere in the constitution. Okay. So the next question is, which of the following are not central tenets of the Constitution of India? भारतीय संविधान के जो मूल प्रिंसिपल्स हैं, इसमें से कौन से नहीं हैं? ठीक है, तो पहला है प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, तो ये तो है। गिव्स ऑफिशियल स्टेटस टू सर्टन रिलीजन्स, देखिए इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, कोई भी रिलीजन ऑफिशियल नहीं है। तो अगला ऑप्शन है प्रोवाइड्स फ्रीडम टू प्रोफेस एनी रिलीजन, दिस इज ट्रू। ensures equality of all citizens within religious communities, this is also true। तो उन्होंने कहा है not central tenets, so that will be option 2 ओनली। आई डोंट थिंक इसमें कुछ भी एनालिटिकल था, ये तो इनफैक्ट आपने अगर नहीं भी पढ़ी है पॉलिटी, फिर भी आप इसको आंसर कर सकते हैं। तो देखिए, सिंपल से क्वेश्चंस हैं, घबराना नहीं है क्वेश्चन से, उनको ढंग से समझना है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपकी जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस से ही बेस्ड हैं। ठीक है, मोस्ट ऑफ देम। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द प्रोसेस ऑफ द पार्लियामेंट टू मेक न्यू स्टेट्स इज नॉट करेक्ट? नई स्टेट्स बनाने के लिए कौन सा प्रोसेस गलत है? ठीक है, आपको बताना है। The Parliament may by law form a new state and alter the boundaries or names of existing states. True, कर सकती है Parliament. A bill to this effect cannot be introduced in the Parliament except on the recommendation of the President. True. ठीक है, ये जो बिल है, ये प्रेसिडेंट की ही परमिशन से इंट्रोड्यूस होगा, और ये किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है, a bill to this effect may be referred by the president to the legislature। हाँ, ये प्रेसिडेंट जो है लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट, अफेक्टेड स्टेट को भेज सकती हैं उनकी रिकमेंडेशंस के लिए। ठीक है, बट वो रिकमेंडेशन बाइंडिंग नहीं है, उनको सुनना है नहीं सुनना है, ये पूरा का पूरा, मतलब कोई बाइंडिंग नहीं है ये। ओके, ऑप्शन डी, सच अ लॉ विल फॉल अंडर द पर्व्यू ऑफ आर्टिकल 368। देखिए, ये गलत है। आर्टिकल 368 जो है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने का आर्टिकल है, और ये एक सिंपल लेजिस्लेशन से भी, मतलब न्यू स्टेट्स फॉर्म हो सकती हैं, होती हैं। ये कोई स्पेशल अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। ऑलराइट, तो आपसे यही पूछा है कि विच ऑफ दीज इज नॉट करेक्ट, तो नॉट करेक्ट वाला ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी। ऑलराइट, अगला क्वेश्चन है, द प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन अंडर आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज नॉट अवेलेबल टू। तो देखिए, आर्टिकल 22 में, अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में बात भी करी थी, आर्टिकल 22 में आती है आपकी प्यूनिटिव डिटेंशन और प्रिवेंटिव डिटेंशन। ठीक है, तो प्यूनिटिव डिटेंशन में आपकी जो लॉज, ये आपने बड़ी बार पढ़ा होगा, मतलब सुना भी होगा, मूवीज़ में बड़ा सुन लिया होता है लोगों ने, कि अगर किसी को भी आप अरेस्ट करते हैं तो आपको विद इन 24 आवर्स उसको मैजिस्ट्रेट के सामने ले जाना पड़ेगा,
एंड दे हैव सर्टन राइट्स ऑल्सो, तो ये प्यूनेटिव डिटेंशन में आता है. और प्रिवेंटिव डिटेंशन, यू नो व्हाट प्रिवेंटिव डिटेंशन इज, आई डोंट थिंक मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है इसमें. अब देखिए, जो प्यूनेटिव डिटेंशन में प्रोटेक्शन के ये जो मैंने आपको कुछ एक दो ऐसी बताए अभी राइट्स, ये किन को अवेलेबल नहीं है, ये किसी एलियन या एनिमी कंट्री से बिलोंग करने वाले पर्सन को नहीं है, और ये उस इंसान को भी नहीं होगी जिसको प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के तहत अरेस्ट किया हो. ठीक है, उसको भी नहीं होगी. ऑलराइट, तो इसमें जो आपका सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, 1 एंड 2. ऑलराइट, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. अच्छा देखिए, इसमें एक एक्सेप्शन है कि जो फॉरेनर है, अगर किसी फॉरेनर को डिपोर्ट करा जा रहा है तो उसको भी ये जो राइट है अवेलेबल नहीं होगा. ठीक है, ये प्रोटेक्शन अवेलेबल नहीं होगी ओनली अगर उस फॉरेनर को डिपोर्ट करने के लिए अरेस्ट करा है तो. ठीक है, ये आप एक ये चीज़ है, ये इसको याद कर लीजिएगा. अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ द कंस्टिट्यूएंट असेंबली इज आर करेक्ट. तो देखिए, जो कंस्टिट्यूएंट असेंबली थी, ठीक है, 1946 के कंस्टिट्यूएंट जो इलेक्शन से, प्रोविंशियल इलेक्शंस, उनके मेंबर्स से बनी थी. ठीक है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट. The constituent assembly did not include representatives of the princely state. This is also correct. ठीक है, अब देखिए इसमें ना 211 मेंबर्स ने इसको अटेंड किया था, क्योंकि जो मुस्लिम लीग थी उसने बॉयकॉट कर दिया था इसकी मीटिंग को. ठीक है, ये आपको याद रखना है इसमें. और देखिए, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ना, ये दो तरह से फंक्शन होती थी. डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे, ये इसके पहले सीनियर मोस्ट थे, क्योंकि उस टाइम तो पहले प्रेसिडेंट थे इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, बाद में राजेंद्र प्रसाद बने. अब देखिए, ये दो तरीके से फंक्शन होती थी. ये एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी भी फंक्शन होती थी, और ये एज अ लेजिस्लेटिव बॉडी भी फंक्शन होती थी. ठीक है, तो जब ये मतलब लेजिस्लेटिव बॉडी, अब देखिए देश को चलाना भी था, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो बन रहा था, बट देश को चलाना भी था, नया नया देश जो था इंडिपेंडेंस के बाद बना था. तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उसके जो जब वो एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए बॉडी की तरह फंक्शन करती थी, तो जो उसके हेड थे वो राजेंद्र प्रसाद थे. ठीक है, और जब वो एक लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह फंक्शन करती थी, तो जो उसके हेड थे वो कौन थे? जीवी मावलंकर. ठीक है, जीवी मावलंकर, याद रखना ये. अच्छा, अब ऑप्शन 2 को देखते हैं. द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिड नॉट इंक्लूड रिप्रेजेंटेटिव्स. प्रिंसली स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं थे. द डिस्कशंस विद इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय ओपिनियंस. हाँ देखिए, ये अभी मतलब बहुत ही, क्योंकि क्रिटिसिज्म भी थी इस चीज़ में कि पॉपुलर ओपिनियन नहीं था, क्योंकि जो प्रोविंशियल इलेक्शंस के मेंबर्स थे वो भी इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे. मतलब इतनी फ्रेंचाइज नहीं थी, एडल्ट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं थी 1946 में. तो ये बहुत ही डिबेटेड रहा है, कंट्रोवर्शियल रहा है. तो देखिए, ये आपको पता होना चाहिए कि मतलब लोगों के ओपिनियंस से मतलब वो एक्सप्रेस नहीं थी, एक पॉपुलर ओपिनियन पे नहीं थी वो. ठीक है, मतलब बहुत ही ब्यूटीफुली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है, बट जो एक व्यू है इस तरीके का, मतलब सर्टन सेक्शंस में, तो ये है, ये एक्चुअली है कि इट वाज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय द पॉपुलर ओपिनियन. अगला ऑप्शन है, इन ऑर्डर टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव पार्टिसिपेशन सबमिशंस वर सॉलिसिटेड फ्रॉम द पब्लिक. ये भी गलत है, पब्लिक के साथ कुछ लेना देना नहीं था इसका. ठीक है, तो ऑप्शन 3 एंड 4 विल बी योर राइट आंसर. दैट विल बी ऑप्शन सी. ओके, अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट इलेक्टोरल गवर्नमेंट इन इंडिया इज नॉट करेक्ट. तो पहला है, द सुपरिंटेंडेंट्स डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शंस आर वेस्टेड इन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया. There is one general electoral roll for every territorial constituency. The Parliament has the power to make laws relating to the delimitation of constituencies. The Supreme Court of India has the authority to scrutinize the validity of a law relating to the delimitation of constituencies. Option D is wrong. ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के पास डीलिमिटेशन ऑफ कंस्टिट्यूएंसीज की कोई भी लॉ बनेगी ना, डीलिमिटेशन कमीशन के अंडर आती है. ठीक है, आपको दो आर्टिकल्स याद रखने हैं, आर्टिकल 82 और आर्टिकल 170. आर्टिकल 82 देखिए मतलब क्या कहता है कि हर सेंसस के बाद सरकार को डीलिमिटेशन कमीशन पर बिठानी पड़ेगी. उस डीलिमिटेशन कमीशन के जो रिकमेंडेशंस होंगे, उन रिकमेंडेशंस पे स्टेट्स को आर्टिकल 170 के तहत उन रिकमेंडेशंस को इम्प्लीमेंट करना होगा. ठीक है, पर इसमें जो भी लॉ बनेगा वो डीलिमिटेशन कमीशन का होगा, एंड दैट कैन नॉट बी चैलेंज्ड अंडर एनी कोर्ट ऑफ लॉ, बी इट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. ओके, so this is very important, option D. Fine. Now this question that we have here is constitutional safeguards available to civil servants. तो देखिए, सिविल सर्वेंट्स को जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स हैं वो अवेलेबल हैं आर्टिकल 311 में.
ठीक है, ये आपको याद ही करना है, इसमें कुछ नहीं है ऐसा समझाने वाला। आर्टिकल 312 इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 312 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कहता है कि कोई भी न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज सिविल सर्विसेज जो बनेगी, वो पावर जो है वो सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा के पास है। ठीक है, तो ये याद रखना, सिर्फ राज्यसभा के पास है। और कौन से आर्टिकल के तहत है? आर्टिकल 312। बट यहाँ पे पूछा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल सेफ गार्ड्स जो हैं सिविल सर्वेंट्स को, वो कौन से आर्टिकल में है, तो वो आते हैं आर्टिकल 311। तो अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स वर बोरोड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। आपको ये याद ही रखना है, रूल ऑफ लॉ जो अपना आर्टिकल 14 में भी आता है, और पार्लियामेंट्री सिस्टम, ठीक है, जो हमारा बाई कैमरल सिस्टम है, दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया GOI एक्ट 1935। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 1935 वहाँ से बोरो करा गया है। तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 1 and 4। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज फिक्स्ड द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा टू बी इलेक्टेड फ्रॉम ईच स्टेट। तो ये जो शेड्यूल है, हमने एक वीडियो भी बनाई है शेड्यूल्स की, आप वहाँ से याद कर सकते हैं, जैसे ट्रिक ओवर देयर। जहाँ पे भी शेड्यूल और राज्यसभा दिखेगा, प्लीज़ योर शेड्यूल विल बी 4th शेड्यूल। ठीक है, 4th शेड्यूल आपको ये याद करना है। मैं आपको तब भी बोल रही थी, डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं यूपीएससी में शेड्यूल से, तो आपको सिर्फ याद होने चाहिए और आप इजीली वहाँ से बहुत ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है, अ रिट इशूड टू सिक्योर द रिलीज ऑफ अ पर्सन फाउंड टू बी डिटेन्ड इलीगली, तो वो है हेबिस कॉर्पस। तो देखिए, आप रिट्स ज़रूर पढ़ के जाइएगा, मैंडेमस, हेबिस कॉर्पस और ट्रियोरी प्रोहिबिशन, ये क्या है, ये आपको ज़रूर एक बार पढ़नी है, देख के जाइएगा। मतलब बहुत इसमें आपको ज़्यादा कुछ ऐसा आता नहीं है, यू शुड नो इनकी डेफिनेशंस क्या हैं। सो दैट वाज इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज, आई होप यू लाइक द वीडियो। डू लाइक एंड डू सब्सक्राइब, एंड हम जल्दी ही अलग अलग टॉपिक्स की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लाने वाले हैं। नेक्स्ट वी आर थिंकिंग ऑफ ब्रिंगिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस फ्रॉम मॉडर्न हिस्ट्री। So stay tuned to the channel and all the very best, guys.